Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to my lecture. And today we are going to understand about the financial assets and their valuation. So first of all, हम लोगों का जो next target है that is going towards the investment decision और investment decision से पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपकी valuation. ठीक है. And for valuation you need to understand that how we can value an asset. We can value an asset. It's like आप किसी चीज़ का रेट लगवाते हैं, like कोई मोबाइल है, अगर आपने उसे सेल करना है मार्केट में तो आप उसका रेट लगवाते हो, एक वैल्यू लगाते हो। तो आप मार्केट में जाते हो, आपने अपने इस्तेमाल के मुताबिक देखा है तो आप कहते हो ये जो मोबाइल है आपने उसकी वैल्यू लगाई कि 18,000 तक ये बिकना चाहिए। आप मार्केट में जाते हो तो वो रेट उसका लगाता है, जो मार्केट रेट चल रहा है उसके मुताबिक वो कहता है कोई 15,000 कह रहा है, कोई 16,000 कह रहा है, वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, जबकि आपने अपने इस्तेमाल के मुताबिक उसकी वैल्यूएशन की हुई और आपकी वैल्यूएशन के मुताबिक उसकी कीमत 18,000 तक होनी चाहिए। अब उसके करीब करीब जो देगा आप उसको वो एसेट सेल कर देंगे। इसी तरह जब हम मार्केट में जाते हैं, ये मैंने रियल एसेट की एग्जांपल आपको दी है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। वन आर रियल एसेट्स, other are financial assets. हमारा मकसद होता है उन दोनों की वैल्यूएशन करना। वैल्यूएशन से मुराद है वी वांट टू नो द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इट इज द वैल्यू ऑफ एन asset based on accurate risk and accurate रिटर्न। जो फेयर वैल्यू, जिसको हम फेयर वैल्यू भी कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है। नाउ रियल एसेट की कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू लाजमी होती है, उसको देख के पता लगता है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। तो हर रियल एसेट अपने साथ एक इंट्रिंसिक वैल्यू रखता है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज फाइनेंशियल एसेट्स, दे डोंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट रिस्क एंड एक्यूरेट रिटर्न, सबसे बेहतरीन इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करता है वो इन्वेस्टर जो है he gain more than other investors, अगर वो प्रॉपर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ले। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम फाइंड कैसे कर सकते हैं ये हम थोड़ी देर तक देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। तो फाइनेंशियल एसेट्स में जब हम आते हैं
फाइनेंशियल एसेट्स मेनली हम देखते हैं तो दो हिस्सों में। वैसे तो फाइनेंशियल एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम फॉर द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, हमने इन दो फाइनेंशियल एसेट्स को अपने इस सब्जेक्ट में अभी देखना है। इन दो फाइनेंशियल एसेट्स की हमने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इनका पता होना चाहिए इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम पहले स्टॉक्स को देख लेते हैं, स्टॉक्स होते क्या हैं। स्टॉक represent ownership in a company. Company means joint stock company. शेयर हिस्सा किसी कंपनी में आपकी मलकियत। आप कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का शेयर खरीदें तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। इसको स्टॉक को मेनली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉमन स्टॉक्स एंड preferred stocks. Now what are common stocks? Common stock जो commonly कंपनी प्रोस्पेक्टस जिसका इशू करती है, जनरल पब्लिक को जो इशू करती है, ये कॉमन स्टॉक्स होते हैं। तो इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स ओनरशिप। सॉरी, ownership in a company. Second thing is, ये सेम करेक्टरिस्टिक इसमें भी होती है, represents ownership. Second thing is residual claim on assets of the company. Preference claim on assets of company. रेजिजुअल का मतलब ये होता है लास्ट, आखिरी, सबसे एंड पे कॉमन स्टॉक होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। रेजिजुअल प्रेफरेंस किसको दी जाती है, प्रेफर्ड स्टॉक्स वालों को। फॉर एग्जांपल, कंपनी के एसेट सेल हो गए तो सबसे पहले डेट होल्डर्स को बेच के सारे एसेट्स, कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, लिक्विडेट होने के बाद उसके सारे एसेट बेचे जाएंगे। एसेट बेचने के बाद जो रकम रिसीव होगी उससे लोगों के क्लेम सेटिस्फाई किए जाएंगे। अब सबसे पहले जो उधार
दिया होगा जिन्होंने कंपनी को, जो डेट होल्डर्स होंगे उनको पैसे वापस किए जाएंगे, फिर जिनके पास प्रेफर्ड शेयर्स होंगे उनको उनके पैसे वापस किए जाएंगे। लास्ट में अगर कोई पैसे बचेंगे, अगर कोई एसेट्स बचेंगे तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जो है वो सेटिस्फाई किया जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं बचेगा तो कुछ भी कॉमन शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनके पास जो है होता है। इनके पास क्लेम भी होता है, क्लेम ऑन अर्निंग्स। लेकिन अर्निंग्स पे क्लेम किस शक्ल में होता है? डिविडेंड की शक्ल में, डिविडेंड्स। सेम गोज विद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर, डिविडेंड्स इनको भी दिए जाते हैं, लेकिन इनके डिविडेंड्स और इनके डिविडेंड्स में काफी डिफरेंस होता है, ये सेम नहीं होते। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनका डिविडेंड होता है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड कॉमनली जो ये समझा जाता है, फिक्स का मतलब है इनको सेम डिविडेंड हर साल दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज ये भी है कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड में। ठीक है, जबकि कॉमन स्टॉक होल्डर्स का ये कभी भी सेम नहीं होते, दीज आर डिफरेंट। हो सकता है कंपनी को इस साल अर्निंग ना हो, लॉस हो, तो कंपनी जो है वो डिविडेंड ना दे, कंपनी की मर्जी है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स कुछ नहीं कह सकता। कंपनी कभी ज्यादा डिविडेंड दे दे, कभी कम डिविडेंड दे दे, ये कंपनी की प्रेफरेंस है, कंपनी देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कंपेल कर सकते। अब आप कहेंगे कि कॉमन शेयर होल्डर्स कॉमन भी हैं, ऑनरशिप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनका रेजिजुअल क्लेम है ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। उसके बाद ये डिविडेंड भी इनको दे, मर्जी है कंपनी की दे नहीं मर्जी तो ना दे। जबकि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो हैं ये स्पेशल किस्म के शेयर हैं, इनको कज़ाए डेट होल्डर्स भी कहा जाता है। ये भी ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑनर हैं कंपनी के, लेकिन ये जो है इनका क्लेम भी स्ट्रॉन्ग है एसेट्स पे। उसके बाद इनके डिविडेंड्स भी फिक्स हैं, तो फायदा तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। लेकिन एक चीज जो कॉमन शेयर होल्डर्स में कॉमन शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देती है वो ये है जी इनके वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, दे हैव कॉमनली दे हैव नो वोटिंग राइट्स। मतलब जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, कॉमन स्टॉक होल्डर जो है वो वोट कर सकते हैं। उस वोट में ये क्या कर सकते हैं? दे कैन इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and they can vote for कंपनी पॉलिसीज। कंपनी की पॉलिसी चेंज करनी है, नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करानी है, उसके लिए भी ये वोट कर सकते हैं। जबकि इनके पास ऐसे कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के डेली जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस को चेक करते हैं। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका काम होता है कि वो डेली के काम को चेक करें, और कंपनी की पॉलिसीज भी फॉर्म जो है वो कौन करते हैं? आपके शेयर होल्डर्स फॉर्म करते हैं। सो ये डिफरेंस था between common stockholders and preferred stockholders. So what we are doing here, we are understanding shares, and we are talking about the characteristics of these stocks. Now the stocks is ये कंपनी के शेयर होते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप को, द बेसिक्स आर देयर। ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप को,
और ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका शेयर इन अ कंपनी को। ठीक है, दो किस्म के शेयर होते हैं, कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स। कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर दोनों ही ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कॉमन शेयर होल्डर्स का रेजिडुअल क्लेम होता है ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इनको सबसे लास्ट में जो है कंपनी के एसेट्स में क्लेम मिलता है, एंड दे हैव अ क्लेम ऑन द अर्निंग इन शेप ऑफ डिविडेंड्स, लेकिन डिविडेंड्स इनके फिक्स नहीं होते। ठीक है, जबकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स भी ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इनके पास जो है का ये ज़्यादा क्लेम कॉमन स्टॉक होल्डर से ज़्यादा क्लेम रखते हैं कंपनी के एसेट्स में, पहले क्लेम रखते हैं कंपनी के एसेट्स पे। मोस्ट कॉमनली इनके डिविडेंड जो हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, हर साल इनको डिविडेंड मिलता है। अगर ना मिले तो इनके पास एक क्यूमुलेटिव की भी ऑप्शन होती है कि ये इनका डिविडेंड अगले साल जमा होके आ जाता है, लेकिन इनको प्रेफर किया जाता है, इनको डिविडेंड दिया जाता है लाजमी। जो कॉमन शेयर होल्डर्स जहाँ पर इनसे आगे होते हैं वो वोटिंग राइट्स में होते हैं। वोटिंग राइट्स में हर एक शेयर के अगेंस्ट एक वोट होता है। उस वोट को इस्तेमाल करते हुए शेयर होल्डर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डेली जो है वो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं। उसके अलावा कंपनी की पॉलिसीज में भी वोट जो है वो शेयर होल्डर्स का होता है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स का। और मोस्टली प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को अगर 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 कोई स्पेशल कंडीशन ना हो तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट जो है वो नहीं दिया जाता। The important thing is now that we are going to understand some concepts in an investor point of view. When we are investing in a company, आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपके पास कई कंपनीज हैं ए बी एंड सी, आपने इनमें से किसी के शेयर को खरीदना है। नाउ इनमें से किसका शेयर जो है इन्वेस्टर के लिए बेहतर होगा, उसके लिए वो उसकी स्ट्रेंथ को चेक करता है, उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। कुछ बुक्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स पढ़ा होगा या स्टॉक वैल्यूएशन के नाम से ये होगा, तो कुछ हम लोग वो कुछ मेथड्स उसमें से रिपीट भी करेंगे। तो हम लोग जो फाइनेंशियल एसेट है उसकी वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन में मोस्टली हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम दो वैल्यूज फाइंड करते हैं, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। हम लोग मोस्टली डिस्काउंटिंग के मेथड्स यूज करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पर हम जब नेक्स्ट लेक्चर से जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम कुछ मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हम लोग कुछ मॉडल्स लगाएंगे और इनमें से हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं वैल्यूएशन के उनको फर्दर इलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मॉडल डिस्कस करेंगे दैट आर relative models of valuating a stock। अब इन्वेस्टर ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वो कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। ये मॉडल्स अगर हमें पता हो, इनकी बेसिक्स का हमें पता हो, तो हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे डिसीजंस जो हैं वो कर सकते हैं। सेकंड जो सीरीज ऑफ मॉडल्स हम देखेंगे, दीज मॉडल्स आर डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स। डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स।
On third, we are going to discuss cash based models. And lastly, we are going to discuss value added models. अब relative models के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम कैसे वैल्यू असाइन करते हैं किसी स्टॉक को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीई रेशियो। आपने रेशियो एनालिसिस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस अर्निंग रेशियो इज द मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। उसकी बेस पे हम कैसे वैल्यूएशन असाइन कर सकते हैं किसी स्टॉक को, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक टू मार्केट वैल्यू रेशियो की बेस पे हम लोग मुख्तलिफ स्टॉक्स के दरमियान डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक हमें ख़रीदना चाहिए बुक टू मार्केट वैल्यू की बेस के ऊपर और कौन सा स्टॉक हमें बेचना चाहिए या ख़रीदना नहीं चाहिए। वैल्यूएशन करेंगे मुख्तलिफ स्टॉक्स की। सेल्स टू प्राइस रेशियो and D is cash to price ratio। ये हम मुख्तलिफ रेशियो डिस्कस करेंगे। इनकी बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं आपके पास डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स। ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया होगा। डिविडेंड बेस्ड मॉडल फॉर वैल्यूएशन, इसमें आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की बेस पे वैल्यूएशन करेंगे। कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल एंड लास्टली phased growth मॉडल। इट इज अ टेक्निकल वन, सो इसमें हम सिर्फ टू फेज्ड को जो है वो डिस्कस करेंगे। टू फेज से आगे जो है हम नहीं जाएंगे। इससे आगे जो है आपके पास आ जाते हैं कैश बेस्ड मॉडल्स। इनमें जो मेनली हम डिस्कस करेंगे दो मॉडल्स होंगे, फ्री कैश फ्लो मॉडल एंड सेकंड वन इज रेजिडुअल इक्विटी कैश फ्लो मॉडल। Lastly, value
एडेड मॉडल्स में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल, market value added model, and last one shareholders value added model. So these are the four main parts. चार मॉडल हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि हम अपने स्टॉक को कैसे वैल्यू करें और वैल्यू करने के बाद मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है। इन सारे मेथड्स के थ्रू हम लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं और वैल्यूएशन करने के बाद हम लोग स्टॉक को खरीदना है या बेचना है उसका डिसीजन कर सकते हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक्स जो हैं मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे और उनकी बेस पे आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन एंड हाउ यू आर गोइंग टू बाय एंड सेल द स्टॉक इन द मार्केट। आप उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग लाजमी कर सकोगे। सो दीज आर द वैल्यूएशन मेथड्स और इन्हीं वैल्यूएशन की बेस के ऊपर हम फर्दर जो है वो एनालिसिस करेंगे। कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिलेटिव मॉडल्स एंड देन वी विल गो टू द डिविडेंड बेस्ड मॉडल, cash based model and value added model. If you have any question you can ask. So today what we have done, we have discussed the financial assets and in financial assets I said we discussed stocks. Stocks represents ownership in a business or in a company. I discussed two types of stocks. There's a common stock and these are preferred stocks. Okay. So common stocks are the common one. These stocks represent the ownership. These stocks also represent the ownership. The both stocks represent the ownership, but the difference is common stocks provide the residual claim on the assets of the company. Preferred stocks has some preference. Preferred claim on the assets of the company. Common stocks has a claim on the earning in shape of dividends, but dividends are not fixed. Commonly when we talk about preferred stocks, their dividends are fixed. uh, the advantage in the common stock is they have a voting right. They can vote for the BODs, election of the board of directors, and they can vote in the policies of the company. While the preferred stocks, they cannot vote for the election of BODs and they cannot vote for the policies of the company. So this is certain characteristics we discussed about stocks, and the main objective was to find the intrinsic intrinsic value. And what is intrinsic value? Intrinsic value is the fair value of the stock which is based on the accurate risk and accurate return. For the intrinsic value, अगर intrinsic value आपने fairly find कर ली, सही find कर ली, तो you can gain more than the other investor. Every investor has different value. So how can he would मुख्तलिफ dimension से stock को देखता है. But in the theory, in the books, we have certain models. On the basis of these models, we can find various value. We value our stock. These models are uh, relative models.
in which I said I will relate various stocks on the basis of PE ratio, book to market ratio, sale to price ratio, and cash to price ratio. Then there is dividend based models, dividend based मॉडल्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी किए हैं. दीज मॉडल्स आर कांस्टेंट ग्रोथ, जिसको गोल्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं हम, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल जो परपेचुइटीज के लिए इस्तेमाल होता है, एंड फेज ग्रोथ जिसमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ ग्रोथ होती है, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे. सी पार्ट इज दैट कैश बेस्ड मॉडल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेस्ड मॉडल्स. इसके अंदर मेनली दो मॉडल्स इस्तेमाल होंगे, फ्री कैश फ्लो मॉडल एंड रेजिडुअल इक्विटी कैश फ्लो अप्रोच. एंड फ्री कैश फ्लो मॉडल इज आल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल, जिसकी बेस पे हम वैल्यूएशन करेंगे स्टॉक्स की. एंड द लास्ट पार्ट इज वैल्यू एडेड मॉडल्स की बेस पर हम वैल्यूएशन करेंगे स्टॉक्स की, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू एडेड मॉडल्स. इसमें जो मॉडल्स डिस्कस करेंगे, दीज आर द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स, मार्केट वैल्यू एडेड मॉडल्स एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड मॉडल्स. ये जो सारे मॉडल्स हैं ये हेल्प करते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स में जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है. दिस इज all about today's lecture, and if you have any query you can ask me about that, and thank you very much.